प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स। बायोलॉजी फॉर इंजीनियर्स। तो ये जो सब्जेक्ट्स है वो आपके सेमेस्टर में पढ़ने हैं। अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग सेमेस्टर्स में आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे पहला सवाल आज की है, जिसमें बताया जा रहा है कि मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को सुटेबल एग्जाम्पल के साथ आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? ये कहता है कि हर एक इंडिविजुअल टू एलीज फॉर ईच जीन, वन हेरिटेटेड फॉर ईच पेरेंट्स। मतलब अगर हमारे बॉडी में अगर जीन है ना, यानी क्रोमोजोम्स है, तो एक क्रोमोजोम्स हमारे मेल पेरेंट से आया है और एक क्रोमोजोम्स हमारे फीमेल पेरेंट से आया है, और उन दोनों का कंबाइंड होके एक पेयर जो है हमारा बन गया है, जो कि टू एलिज का हो गया। तो सेम चीज जॉर्ज मेंडल के द्वारा यही कहा गया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, कि पेरेंट्स का जो एलिज है वो सिंगल सिंगल भागों में बंटकर उसके ऑफ स्प्रिंग्स में चला जाता है। और ये जाता कैसे है? तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, यानी स्पर्म और एग सेल्स की मदद से, है ना। जब स्पर्म और एग का फॉर्मेशन होता है तो उसमें गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो उसी टाइम में हर एक गैमेट से कैरी करता है एक एलिज को हर एक जीन। और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस दौरान जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, यानी जो संतान होती है, वो एक एलिज मेल पेरेंट से प्राप्त करता है और एक एलिज को फीमेल पेरेंट से प्राप्त करता है। तो वो जो एलिज बन जाता है वो रीस्टोरिंग द पेयर ऑफ एलिज हमारा कहलाता है। जैसे पिछले वीडियो में मैंने एग्जांपल बताया था कि मेल का जो क्रोमोसोम्स होता है वो एक्स वाई के फॉर्म में होता है, और फीमेल का जो है डबल एक्स का होता है। अगर यहाँ पे एक क्रोमोसोम्स एक्स आता है और इधर से भी एक एक क्रोमोसोम्स एक्स आता है, तो एक्स एक्स बना, तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, यानी जो संतान होगी, वो आपकी लड़की होगी, यानी गर्ल्स होगी। ठीक है। और वही अगर एक्स एंड वाई का फॉर्मेशन होता है, तो वहां पे जो ऑफस्प्रिंग होगा, यानी जो संतान होगा, वो आपका बॉय होगा, यानी लड़का होगा। जो एलिज सेपरेशंस है, तो एलिज सेपरेशंस में क्या होता है कि आपका जो ईच डाइप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसके दो एलिज होता है फॉर ईच जीन, वन फ्रॉम द मदर एंड अनदर फ्रॉम फादर, ड्यूरिंग मियोसिस which produces gametes. These alleles separate so that each gamete carries only one allele for each gene. When two gametes fuse during fertilization, fertilization के दौरान जब दो गैमेट्स आपका फ्यूज होता है, तो एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और वो जो जाइगोट होता है उसके पास ईच जीन का दो एलिज देखने को मिलता है। जीनोटाइपिक रेशियो में ये हमें पता चलता है, या मेंडल साहब ने ये एक्सपेरिमेंट करके पता किया था, कि अगर हम एक मानकर चलो मेल पेरेंट्स है और एक जो है आपका फीमेल पेरेंट्स है, ठीक है। अगर मेल पेरेंट जो है टॉल हैं, यानी लंबे हैं, और फीमेल पेरेंट जो है शॉर्ट है, तो अगर इनका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और उस दौरान अगर गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना, गैमेट का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान, तो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, यानी जो लड़का या लड़की जो भी हो, वो लंबा होगा या शॉर्ट होगा, यानी छोटा होगा। ये आपका जो है डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसका जीनोटाइपिक रेशियो जो है आपका बना है। तो ये जो एग्जांपल्स है, इस यहाँ पे मेंडल साहब ने जो है एक पी प्लांट का एग्जांपल्स लिया था, एक टॉल पी प्लांट और एक शॉर्ट का, और उसका जो है
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की मदद से जीनोटाइपिक रेशियो को फाइंड आउट किया था कि अगर कैपिटल टी है तो टॉल होगा, अगर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो भी टॉल के कैटेगरी में ही आएगा, अगर डबल टी स्मॉल है तो ये आपका शॉर्ट होगा। तो इस तरीके से इन्होंने जो है अपना एक्सपेरिमेंट में कहा था। एग्जाम्पल के तौर पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस पी प्लांट हाइट, पेरेंट जनरेशन अगर टॉल है, क्रॉस बिटवीन होमोजीनियस टॉल प्लांट एंड होमोजीनियस शॉर्ट प्लांट, तो उस कंडीशंस में जो गैमेट्स होंगे कैपिटल टी एलिज एंड शॉर्ट प्लांट के लिए स्मॉल टी एलिज आपका होगा। तो फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ऑफ स्प्रिंग्स जो है हेट्रोजीनियस हो गए और ये एग्जिबिट करेगा टॉल फेनोटाइपिक बिकॉज टॉल एलिज इज डोमिनेंट। जो टॉल एलिज है यानी जो लंबा है वो आपका जो है यहाँ पे क्या है, डोमिनेंट है इसलिए। लेकिन जब फर्स्ट जनरेशन का सेकेंड जनरेशन के लिए आपका बात किया जाएगा तो वहां पे 3 टॉल आपको देखने को मिलेगा और 1 शॉर्ट देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जीनोटाइपिक जो आपका फॉर्मेशंस है या कह सकते हैं सेपरेशंस है वो आपका यहाँ पे देखने को मिलता है। वही अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस में देखें पी प्लांट एंड सेप का, तो पेरेंट जनरेशन के लिए अगर बात किया जाए तो क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स विद राउंड येलो शेड्स यानी आर आर कैपिटल वाई वाई एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड के लिए स्मॉल आर कैपिटल स्मॉल वाई वाई। फर्स्ट जनरेशन में कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ऑफ स्प्रिंग्स का जो जीन्स होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जब सेकेंड जनरेशन होगा, है ना, यानी जनरेशन चेंज होंगे सेल्फ क्रॉस ऑफ फर्स्ट प्लांट के, तो उस कंडीशन में 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड ग्रीन, एक रिंगल्ड ग्रीन आपको देखने को मिलेगा। आपका जो फेनोटाइपिक रेशियो होगा वो 9 राउंड येलो देखने को मिलेगा। ये जो रेशियो है वो डेमोंस्ट्रेट किया जाता है इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ एलिज से फॉर 2 ट्रेड्स के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है डिस्कस अबाउट द लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है उसके बारे में जो है आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो, अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात किया जाए तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, जो जॉर्ज मेंडल है, इन्होंने यह कहा था कि जो पेयर ऑफ एलिज है, एक पेयर दूसरे पे मतलब एक एलिज जो है दूसरे एलिज पे हावी पड़ता है ना। तो उसी की मदद से, जो कि एक हिडन ट्रेड्स होते हैं, उसी की मदद से हम पता लगा पाते हैं कि लड़का या लड़की लंबा होगा या छोटा होगा, आ, काला होगा या गोरा होगा, ये उसके डोमिनेंसी के ऊपर डिपेंड करता है ना। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखें तो अगर कोई मेल पेरेंट्स है वो अगर बहुत ज्यादा गोरा है ना, और फीमेल पेरेंट जो है एक नॉर्मल गोरी है ना, मतलब नॉर्मल है, जिसको सावला हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब जो इनके ऑफ स्प्रिंग्स होंगे वो या तो बहुत ज्यादा गोरे होंगे अपने पिता के जैसा, या अपनी माता के जैसे जो है सावले होंगे। तो ये डोमिनेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि जो क्रोमोजोम्स या जो जीन्स का फर्टिलाइजेशन के दौरान यानी गैमेट फॉर्मेशन के दौरान किस तरीके का डोमिनेंसी देखने को मिला है उसके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार आप अपने घर में या अपने आसपास सुने होंगे कि इसका चेहरा जो है दादा के ऊपर गया है या नाना के ऊपर गया है या पिता के ऊपर गया है ना, या बोलने की स्वभाव हो गया या फिर कलर हो गया, मतलब हेयर स्टाइल्स हो गए, आईब्रो हो गया, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा जिससे कंपेयर करते हैं लोग कि इसके जैसा ये है।
तो वो लॉ ऑफ डोमिनेंसी के ऊपर डिपेंड करता है कि डोमिनेंट उसके ऊपर क्या चीज हावी पड़ा है। जो हावी पड़ेगा उसके जैसा उसका जो लक्षण होंगे वो देखने को मिलेगा। तो जब डोमिनेंट सी की बात आती है ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात आती है, तो वहां पे दो तरीके का एलिज देखने को मिलता है, एक डोमिनेंट एलिज और एक रिसेसिव एलिज। रिसेसिव एलिज जिसको कोई भी कंप्रेस कर दिए, है ना, प्रेस करके रख दे, तो वो हमारा जो है रिसेसिव एलिज होगा। डोमिनेंट एलिज में जब किसी के ऊपर आप हावी हो जाए तो वो डोमिनेंट एलिज होगा। डोमिनेंट एलिज जनरली एक्सप्रेस किया जाता है इन द फेनोटाइप, है ना, जो कि फिजिकल अपीयरेंस देखने को मिलता है किसी भी ह्यूमन बीइंग में या किसी भी प्लांट्स में, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए, पी प्लांट हाइट, डोमिनेंट एलिज अगर कैपिटल टी है, रिसेसिव एलिज जो है स्मॉल टी है, तो जो प्लांट का जीनोटाइप होगा कैपिटल टी टी या कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, जो कि टॉल हो देखने को मिलेगा। while only a plant with genotype small tt will be short। वही पी प्लांट फ्लावर कलर है, डोमिनेंट एलिज जो है पर्पल है और रिसेसिव एलिज जो है व्हाइट है, तो जीनोटाइप में कैपिटल पी पी एंड कैपिटल पी स्मॉल पी जो है वो पर्पल कलर का होगा, और आपका जीनोटाइप स्मॉल पी पी जो कि व्हाइट फ्लावर ओनली वन प्लांट्स देखने को मिलेगा। अगर बात किया जाए दूसरा जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, ये भी मेंडलजाहफ के द्वारा ही दिया गया था। इसमें कहा गया कि डिफरेंट ट्रेड्स जो है वो उसके एलिज जो है डिफरेंट होते हैं और वो इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ वन अनदर इनटू गैमेट्स। गैमेट्स में वन अनदर एक दूसरे से अलग देखने को मिलता है। जैसे अ, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेड्स, यानी सीड का शेप डज नॉट इन्फ्लुएंस द इनहेरिटेंस ऑफ अनदर ट्रेड्स, यानी सीड का शेप सीड के कलर को डिफाइन नहीं करेगा। यानी हमारा कलर और हमारा बॉडी का शेप ये अलग अलग हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई बहुत ज्यादा गोरा है तो वो मोटा नहीं होगा, और कोई बहुत ज्यादा गोरा है तो वो पतला नहीं होगा। ये इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी का कलर क्या होगा, किसी का शेप क्या होगा, किसी का साइज क्या होगा, ये डिपेंड करेगा उसके डोमिनेंसी के ऊपर कि उसके जेनेटिक डोमिनेंसी किस तरीके को देखने को मिला है, कौन सी चीजें ज्यादा डोमिनेंट है उसके ऊपर। बाकी चीजें उसकी कलर, हाइट, ये सारी चीजें जो है इंडिपेंडेंट आपको देखने को मिलता है। इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशंस में बात किया जाए तो सेम क्रोमोसोम्स में लोकेटेड होता है, बट कई बार डिफरेंट भी देखने को मिलता है या डिफरेंस भी होता है। जेनेटिक वेरिएशंस जो है अलाउ किया जाता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिज जो कि फॉर्म होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में 9:3:3:1 रिफ्लेक्ट करता है, और जीन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स में जो है डिफरेंट क्रोमोसोम्स जो होते हैं सीड शेप को और कलर को डिफाइन अलग अलग किया जाता है, जो कि इनहेरिटेंस ऑफ फ्लावर कलर डज नॉट अफेक्ट द इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रोथ काइनेटिक्स। ग्रोथ काइनेटिक्स की मदद से आप क्या समझते हैं, यानी उसका मतलब क्या समझते हैं, एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट फेजेस। ग्रोथ काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है और इसके जो अलग अलग फेजेस होते हैं उससे आप क्या समझते हैं। तो देखो, ग्रोथ काइनेटिक्स के बारे में अगर बात किया जाए तो इसमें हम लोग जो है जो सेल्स होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म होता है या जो पॉपुलेशन ग्रोथ होता है ओवर टाइम, उसको स्टडी जो करते हैं वो हमारा ग्रोथ काइनेटिक्स कहलाता है। यानी किस रेट से हमारा सेल्स, ऑर्गेनिज्म,
पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है ओवर टाइम। जो ग्रोथ काइनेटिक्स होते हैं ये इन्वॉल्व करता है एनालाइजिंग कि नंबर ऑफ सेल्स क्या हैं, बायोमास और अदर रेलिवेंट मैट्रिक्स जो चेंज होता है ड्यूरिंग ग्रोथ साइकिल के, और टाइपिकली कंट्रोल करता है इन्वायरमेंट को। जो ग्रोथ काइनेटिक्स होता है ये आपका माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, इन सभी फील्ड्स में इसका यूज किया जाता है, या इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ, जैसे कोई ऑफ स्प्रिंग्स है तो उसका ग्रोथ किस रेट से होगा, किस रेट से होगा वो डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ सेल्स के ऊपर, कि नंबर ऑफ सेल्स कौन सा है, किस तरीके से वो फंक्शन कर रहा है, और पॉपुलेशन कितना बढ़ेगा आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में, वो चीजें भी जो है हमें यहाँ से डिफाइन होता है। फेजेज अगर बात किया जाए ग्रोथ काइनेटिक्स की, तो पहला फेज है लेग फेज। लेग फेज में क्या होता है कि जो इनिशियल फेज होता है आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू न्यू इन्वायरमेंट और मीडियम, ड्यूरिंग दिस फेज सेल्स जो होते हैं वो अडॉप्टिंग करता है न्यू कंडीशंस को, और इसमें जो सेल नंबर्स होता है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है, देयर इज लिटिल टू नो इंक्रीज इन सेल नंबर, सेल नंबर में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलता है। बट जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है as the cells adjust to the environment, synthesize enzymes and prepare for growth। जो लेंथ होता है आपका लेग फेज का, वो आपका डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म के ऊपर, इन्वायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर, और प्रीवियस कंडीशंस ऑफ सेल्स जो एक्सपोज्ड था उसके ऊपर। दूसरा है आपका लॉग फेज, जिसको एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं या जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बिगिन करता है टू डिवाइड एंड ग्रो एट ए कांस्टेंट एंड मैक्सिमम रेट। जो पॉपुलेशन साइज होता है ना, पॉपुलेशन साइज होता है यानी जनसंख्याओं की जो वृद्धि होती है वो डबल्स होता है एट रेगुलर इंटरवल पे, लीडिंग टू एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है तो पॉपुलेशन का जो साइज होता है रेगुलर इंटरवल पे डबल इंक्रीज देखने को मिलता है। तो जो ग्रोथ रेट होता है हमारा वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू को रीच कर लेता है। This phase is critical for industrial processes where maximizing yield is important, such as in fermentation। स्टेशनरी फेज, जो ग्रोथ रेट होता है वो स्लो डाउन होता है और इवेंचुअली स्टेबलाइज होता है एज द पॉपुलेशन रीचेज द कैरिज कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। जो रेट होता है सेल डिवीजन का वो इक्वल होता है रेट ऑफ सेल डेड, यानी हमारे बॉडी में कई सारे सेल्स पर डे टूटते हैं और कई सारे सेल पर डे मरते भी हैं, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी को किसी तरीके का कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है ज्यादातर। तो ये जो सेल्स टूट रहे हैं, मर रहे हैं, इसी के कारण से जो किसी भी व्यक्ति का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ साइकिल है, या फिर उसका कह सकते हैं कि उसकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है। कई बार ये डिपेंड करता है आपका न्यूट्रिएंट्स के ऊपर, एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड लिमिटेड स्पेस के ऊपर। उसके बाद है डेथ यानी डिक्लाइन फेज। इसमें जो नंबर ऑफ वेरिएबल सेल्स होते हैं वो बिगिन करता है टू डिक्रीज, मतलब घटना स्टार्ट करता जाता है, यानी सेल्स के मरने का जो रेट होता है वो बढ़ने लगता है
और जो रेट ऑफ सेल डिविजन्स है वो घटने लगता है, जिसके कारण से जो पॉपुलेशंस है उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, यानी कमी देखने को मिलता है। दिस अकर ड्यू टू एग्जॉशन ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, यानी जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए किसी भी व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए उसके सेल्स को, वो चीजें उसको जो है नहीं मिल पाता है, इसीलिए जो है ये चीजें देखने को मिलता है। या फिर कई बार बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो एक्यूमुलेट किया जाता है वो टॉक्सिक हो जाता है, एंड अदर अनफेवरेबल कंडीशंस भी देखने को मिलता है। एप्लीकेशंस के बारे में अगर बात किया जाए आपका ग्रोथ काइनेटिक्स का, तो बायोटेक्नोलॉजी में, फार्मास्यूटिकल्स में, एनवायरमेंटल साइंस में और फूड इंडस्ट्रीज में ग्रोथ काइनेटिक्स का यूजेज किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहता है, कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।